हम आज बात करते हैं बर्नस्टीन कंडीशन की। बर्नस्टीन कंडीशन होती क्या है ये हम पहले देख चुके हैं। अब इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे, तो हम पहले बर्नस्टीन कंडीशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बर्नस्टीन कंडीशन होती क्या है। ठीक है, तो बर्नस्टीन कंडीशन में क्या होता है कि भैया आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट इंटरसेक्शन इनपुट ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, वो अगर फाई आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं फ्लो इंडिपेंडेंट। अगर नॉट फाई आएगा तो हम बोलेंगे फ्लो डिपेंडेंट। ठीक है, उसका आउटपुट ऑफ टू, यानी कि आउटपुट ऑफ स्टेटमेंट टू इंटरसेक्शन इनपुट ऑफ स्टेटमेंट वन, अगर वो फाई आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे एंटी इंडिपेंडेंट। अगर फाई नहीं आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे एंटी डिपेंडेंट। फिर उसके बाद बात करते हैं हम आउटपुट ऑफ वन इंटरसेक्शन आउटपुट ऑफ टू, अगर फाई आ रहा है तो वो बोलेंगे आउटपुट इंडिपेंडेंट, अगर नहीं आ रहा है तो आउटपुट डिपेंडेंट। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन होगी तो हम किसी भी उन स्टेटमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल में एक्सिक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये था फ्लो डिपेंडेंसी में। इसके अलावा रिसोर्स डिपेंडेंसी भी हमें देखना पड़ सकता है, अगर कि स्टेटमेंट को पैरेलल में एक्सिक्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, बट बर्नस्टीन कंडीशन में हम ये तीन ही कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल देख लेते हैं। तो P1 हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, वो सी डी इंटू में ई। ठीक है, P2 हमारा सेकंड स्टेटमेंट है एम जी प्लस में सी। P3 हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। सी हमारे पास एल प्लस में एम है, P4 स्टेटमेंट, और P5 स्टेटमेंट है एफ जी डिवाइड ई। ठीक है, इसका हमें बनाना है डिपेंडेंस ग्राफ। ठीक है, अगर मैं रिसोर्स डिपेंडेंस की अगर मैं बात कर लूँ कि भाई जैसे कि ये सी है, जब तक ये सी कैलकुलेट नहीं होगा उस तब तक हम इन दोनों स्टेटमेंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो रिसोर्स डिपेंडेंस की बात होगी, पर पर्सनल कंडीशन में हम रिसोर्स डिपेंडेंट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, अगर- थोड़ा और अगर हम रिसोर्स डिपेंडेंस की अगर बात करूँ तो जब तक ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। यहाँ पर सी की जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है, और यहाँ पर अगर नई सी की वैल्यू स्टोर करनी है तो हमें पहले ये दो स्टेटमेंट्स रन हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये थी कि कैसे स्टेटमेंट रन हो सकती है या नहीं हो सकती। अब बात करते हैं बर्नस्टीन कंडीशन की। बर्नस्टीन कंडीशन में क्या था, अब ये सी यहाँ पे आउटपुट है और यहाँ पे इनपुट है, तो आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, सी है यहाँ पर, और इंटरसेक्शन इनपुट ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, ये फाई नहीं है, कुछ ना कुछ है इसमें, मतलब सी दोनों में कॉमन है, तो इसमें क्या हो गया, फ्लो डिपेंडेंस हो गया। तो फ्लो डिपेंडेंस को हम कैसे लिखते हैं, इस एरो से लिखते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक एक चीज और थी, जो ये मैंने सिंबल दे रखा है, ये फ्लो डिपेंडेंट के लिए है, और ये जो सिंबल है ये एंटी डिपेंडेंट के लिए है, और ये वाला जो सिंबल है ये भी आउटपुट डिपेंडेंट के लिए है। ठीक है, सो अब मैंने क्या करा यहाँ पर, P1 और P2 के अंदर हमारे पास ये फ्लो डिपेंडेंसी आ गई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सी, और यहाँ पे आउटपुट ऑफ वन, और यहाँ पे भी क्या है, इनपुट ऑफ टू, यानी कि इसको फर्स्ट स्टेटमेंट बना, इसको सेकंड स्टेटमेंट बना, तो इसमें फ्लो डिपेंडेंसी है P1 से P3। ये हमारे पास एक वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, फ्लो डिपेंडेंसी। तो ये मैंने यहाँ से P1 से P3 आ गया। ठीक है, जो ये वाला ये लाइन है, ये हमारे पास P1 से P3 है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आउटपुट ऑफ वन, और ये हो गया आउटपुट ऑफ टू, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो P1 और P4 में क्या होगा, आउटपुट डिपेंडेंसी होगी। P1 P4 में आउटपुट डिपेंडेंसी होगी, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम C, यहाँ पे इनपुट है, इन, और यहाँ पे क्या है, ये आउटपुट है, इनपुट ऑफ वन इंटरसेक्शन आउटपुट ऑफ टू। तो P2 और P4 में क्या हो गया, एंटी डिपेंडेंसी होगी, क्या होगी, एंटी डिपेंडेंसी। P2 से P4 में ये डिनोट कर दिया मैंने, और यहाँ पर ये क्रॉस लगाते हैं, तो डिपेंडेंसी वाला सिंबल लगा के फिर क्रॉस लगाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे P3 से P4 में भी एंटी डिपेंडेंसी है, यानी कि इनपुट ऑफ वन आउटपुट ऑफ टू। तो इसको इस तरह से देखना होता है कि भाई ये इसको पहले वाले स्टेटमेंट को फर्स्ट स्टेटमेंट मान लो, इसको सेकंड स्टेटमेंट मान लो। तो मैंने यहाँ पे S1 P3 को मान लिया और S2 P4 को मान लिया, तो इनपुट ऑफ I1 इंटरसेक्शन आउटपुट ऑफ टू
वो फाई नहीं है, कुछ ना कुछ है, यानी कि सी है। इसलिए हमें क्या होगा, P3 और P4 में क्या होगा, एंटी डिपेंडेंसी होगा, और ये हमने दिखा दिया एंटी डिपेंडेंसी। ठीक है, इसके अलावा और कोई रहेगा, P2 और P4 में हमने दिखाई दिया था। तो ये था हमारा डिपेंडेंस ग्राफ। ठीक है, इससे कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ लेना। उसके बाद हम फिर इसको हम एक्सिक्यूट करते हैं सीक्वेंशियली, बिना किसी पाइपलाइनिंग के। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ई और डी ले लिया। ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दिया, स्टेटमेंट वन, स्टेप वन हो गया हमारा। वहाँ से क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। डी और ई का मल्टीप्लिकेशन करा तो ये क्या आ गया, सी आ गया। तो हमने क्या करा, स्टेटमेंट वन को एक्सिक्यूट कर दिया, पहला स्टेटमेंट हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सी तो यहाँ ऊपर से आ जाएगा, और जी ये आ गया, तो जी, जी प्लस में सी। ठीक है, वो हमें जी प्लस में सी क्या देगा, हमें एम देगा, ये एम दे रहा है, तो ये एम आ गया। एम कहाँ पे यूज़ हो रहा है, फिर फोर्थ स्टेटमेंट में यूज़ हो रहा है। तो हम ये +3 में ले गए, तीसरा वाला जो प्लस है, फोर्थ स्टेटमेंट यानी कि P4 में। ये हमारा P3 है। ठीक है, M यहाँ से आ गया, L ले लिया, L प्लस में M क्या दे देगा, C दे देगा। ये स्टेटमेंट भी हो गया। P3 के लिए C यहाँ से आ जाएगा, और अब B यहाँ से आ गया। ठीक है, ये B आ गया, तो B प्लस में C क्या दे देगा, हमें A दे देगा। और ये हमारा इंडिपेंडेंट होगा, G और E दोनों का डिवीजन होगा, तो ये F आ जाएगा। तो कितने स्टेप लग गए, पहला फर्स्ट स्टेप तो यहाँ हो गया, 1 2 3 4, और ये फिफ्थ स्टेप, 5 स्टेप हो गए बिना पाइपलाइनिंग के। उसके बाद अब दूसरा केस देखते हैं कि हम अगर हमारे पास दो एड्र अवेलेबल हो, वहाँ पर तो हमारे पास एक ही एड्र अवेलेबल था, अब यहाँ पर हमारे पास दो एड्र अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले में तो यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन किया हमने, डी और ई, डी और ई का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आ गया, सी। ठीक है, सी यहाँ भी जा रहा है और सी यहाँ भी जा रहा है, दो एड्र हैं, तो हमने दो दो एड्र लगा दिए यहाँ पर, और एक ये डिवीजन अलग से हो रहा है। ठीक है, तीसरा एड्र तो नीचे ही होगा। तो अब सी यहाँ से आ गया, जी यहाँ से ले आया, जी प्लस में सी, जी प्लस में सी क्या देगा, एम देगा, ये आ गया एम। ठीक है, दूसरा बी प्लस में सी, बी प्लस में सी, ये क्या दे देगा, ए दे देगा। एम यहाँ से आ गया, एल यहाँ से आ गया, एल प्लस में एम क्या दे देगा, सी दे देगा। और ये हमारा जी और ई का डिवीजन होगा, तो ये एफ दे देगा। तो स्टेप वन, स्टेप टू, और ये वाला स्टेप थ्री। ठीक है, स्टेप टू ये है, और ये स्टेप वन है, तो 3 स्टेप लगे यहाँ पर। वैसे कितने स्टेप लग रहे थे, हमारे पास वैसे स्टेप लग रहे थे 5, और अब कितने लगे हैं, पहले 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 लग रहे थे हमारे पास 5, और अब लग रहे हैं 3। ठीक है, तो बाउंसिंग कंडीशन का फ़ायदा हमारे पास ये भी होता है कि हम देख सकते हैं कि हाँ, ये स्टेटमेंट्स जो है पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट हमारे पास पैरेलल एग्जीक्यूट नहीं हो सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि जिस चीज़ के बीच में हमारे P1 और P2 है, अब इन दोनों के बीच डिपेंडेंसी है, तो ये हमारे पास पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। अब P1 और P3 में भी डिपेंडेंसी है, तो P1 P3 भी पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। यहाँ पर मैंने P5 नहीं लिखा, एक P5 ये अलग से आएगा। तो ठीक है, तो अब देखो P1 और P5 पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, अगर रिसोर्स डिपेंडेंसी छोड़ दे, अगर फ्लो डिपेंडेंसी की बात करूँ, P2 और P5 भी हो सकते हैं, P4 P5 हो सकता है, P3 P5 हो सकता है। तो इसी तरह से हमारे पास जो पेयर बन जाएंगे जो कि पैरेलली एक्सिक्यूट हो सकते हैं, जैसे P1 P5 हो गया, P2 P5 हो गया। ठीक है, P3 P5 हो गया, P4 P5 हो गया। अब मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें देखते हैं हम, हमने देखो यहाँ पे, ये क्या हमारे पास P5 है, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ये P5 है, और ये क्या है, P3 है। P3 और P5 पैरेलल में हो रहे हैं, P2 और P5 भी पैरेलल में हो रहे हैं, या हम P4 और P5 भी पैरेलल में हो सकता है, अगर हम इसको P2 को नीचे ले आए, इसको ऐसे कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ें कंस्ट्रेंट कंडीशन हेल्प करती है हमें पैरेलल में एक्सिक्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता ये आइडेंटिफाई करने में, बेस्ड ऑन व्हाट, फ्लो डिपेंडेंसी की जो हमें टाइप थी, फ्लो, एंटी डिपेंडेंस, आउटपुट डिपेंडेंस के बेस पर। थैंक यू।